नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। सियासत इस वक्त गरमाई हुई है अमित शाह के बयान के बाद से, फिर इसके बाद मोहन भागवत का बयान, फिर इधर योगी आदित्यनाथ का बयान। तो इस वक्त बयानों की बहार है और हर बयान के मायने भी अपने आप में अलग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केपी मलिक जी, जी आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है 4 पीएम में। समझना चाहेंगे कि आप भी देख रहे होंगे कि सियासत में इस वक्त बयानों की बहार है और वो इस तरीके के बयान है जो अपने आप में ही राजनीतिक दल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बात मैं बीजेपी की कर रहा हूं। अमित शाह का बयान बाबा साहब अंबेडकर को लेकर और इसके बाद फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता हुआ नजर आता है। फिर योगी आदित्यनाथ कल एक कार्यक्रम में जाते हैं और फिर वापस से हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आते हैं और तमाम बातें कहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो बयानबाजी है ये क्या कुछ दर्शा रही है? और सबसे बड़ी चीज ये आपसे समझना चाहूंगा कि आरएसएस प्रमुख के बयान के क्या-क्या मायने हैं आपके नजरिए से? देखिए सोहित, अगर आप ये इन बयानों का मतलब समझना चाहते हैं, आज की राजनीति सियासत को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जी, आपको कुछ महीने पहले 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करना पड़ेगा। 2024 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नतीजे आए हैं, उससे कहीं न कहीं ज़ाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक बड़ा कोर वोटर आया था, पिछड़ा और दलित, वो कहीं छिटकता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, चाहे वो धार्मिक मुद्दे हों, चाहे अभी फिर इन्होंने अमित शाह ने जो है अम्बेडकर का मामला कर दिया, तो इससे कहीं न कहीं ऊहापोह की स्थिति में दलित और पिछड़ा समाज है। और आप इस तरह की चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते और आप ये भी नहीं कह सकते कि जो संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है कि अंबेडकर जी का कोई खास मामला नहीं है दलितों में। दलित तो उनको भगवान की तरह पूजते हैं। जो पढ़े लिखे दलित हैं या थोड़े भी समझदार दलित हैं, वो जानते हैं कि आज वो जो भी हैं भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से हैं, तो कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये स्थिति जो है ऐसी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सियासी नुकसान दिखाई दे रहा है। मैं जो मोहन भागवत जी का अ, भाषण हुआ है, उनका एक संदेश आया है, मैं उसको ये मान के चलता हूँ कि वो एक डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। आपने ये भी देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से संभल का मामला हुआ है और उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे मामले हुए कि एकाएक याचिकाएँ शुरू हो गई, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूँढा जाने लगा। तो उस पे जो बयान मोहन भागवत जी का आया है, मैं उसको ये देखता हूँ कि वो इसको डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि 2 बड़े वर्ग अगर आपके खिलाफ जाते हैं, तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान आगामी चुनाव में हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव को बहुत ज़्यादा देर नहीं है। आप 25 में एंटर करने वाले हैं, 26 में माहौल आपका बन जाएगा, 27 के शुरुआती दौर में चुनाव हो जाएगा। तो समय ज़्यादा नहीं है, अगर माहौल एक बार बिगड़ गया तो नुकसान जो देश का सबसे बड़ा राज्य है आज की डेट में लोकसभा चुनाव के हिसाब से, उसमें अगर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालाँकि आपने देखा है पीछे भी जो नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसकी भरपाई पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। आज भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल से 24 सीटें चाहिए और वो 24 में से सबसे बड़ा नुकसान तो उत्तर प्रदेश में ही हो गया। अगर उत्तर प्रदेश से 15-20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और मिल जाती, तो भारतीय जनता पार्टी की जो दिक्कत केंद्र में है आज की डेट में, जो वो दूसरे की बैसाखी यूज़ कर रहे हैं, बैसाखी पे डिपेंडेंट है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता ही नहीं पड़ती उसकी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन एलाइज़ आरएसएस है, उसकी चिंता यही है। इसीलिए ये मामले को डैमेज कंट्रोल को करने के लिए मोहन भागवत जी का बयान आया है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा सर, आपसे ये समझना चाहूँगा एक तबका और भी है। मतलब एक मैं सुन रहा था किसी को, तो उनका ये कहना था कहीं न कहीं कि ये जो बयान है, उससे संघ प्रमुख अपने आप को बीजेपी से थोड़ा-सा नाराज़ हैं, इस वजह से उन्होंने इस तरीके से दे दिया या बीजेपी को वो जो मैसेज देना चाह रही है, बीजेपी उस पर काम नहीं कर रही है, इस वजह से उनकी कहीं न कहीं बेरुखी निकल कर सामने आ रही है। इस नज़रिए पर भी लोग जो है चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ लगता है कि ये भी क्या माध्यम हो सकता है?
देखिए, सोवित अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच एक ऐसा संबंध है जिसको आप चाह के भी अलग नहीं कर सकते। आरएसएस के जो तमाम संगठन है, लगभग 2 दर्जन संगठन हैं। आरएसएस उन सबकी जननी है, आरएसएस उन सबकी बॉस है। भारतीय जनता पार्टी भी उनमें से एक है। भारतीय जनता पार्टी लाइमलाइट में इसलिए ज्यादा है कि वो सियासत में है और वो सत्ता में है और देश की आज बागडोर उनके हाथ में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा संगठन लगता है और आरएसएस छोटा लगता है। जबकि जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है और बीच-बीच में आरएसएस नसीहत देने के लिए इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी नहीं है, संघ बड़ा है। ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर होती है, भारतीय जनता पार्टी कहीं उलझती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए संघ तरह-तरह के हथकंडे, तरह-तरह के सियासी हथकंडे या तरह-तरह की चीजें, दवाइयाँ, डोज भारतीय जनता पार्टी को देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भटक रहे हैं, अति हिंदुत्ववादी बन रहे हैं अपना निजी फायदा उठाने के लिए। उसमें तमाम बिहार और यूपी के नेता हैं जिस ओर उन्होंने इशारा किया था मोहन भागवत जी ने। तो वो कहीं न कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुम बड़े नेता नहीं हो, तुम कल के आए हो पार्टी में और पार्टी जो चलेगी वो पार्टी के सिद्धांतों के हिसाब से, संघ के सिद्धांत के हिसाब से चलेगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। दूसरा, जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो इस चीज को भी कंट्रोल करना चाहते हैं कि कहीं याचिकाओं की भरमार ना हो जाए। उनका उनके वो सिलेक्टेड कुछ मस्जिदों पे सिलेक्टेड कुछ चीजों को करना चाहते हैं। अगर माहौल ये बन गया देश में और आप उसको कंट्रोल ही ना कर पाए, गांव-गांव में मस्जिद है, पूरे देश में कितनी मस्जिदें हैं, तो तमाम लोग वो जो है याचिका लगा देंगे कोर्ट में और आपने फॉर्मूला सेट कर दिया, याचिकाएं जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी और तमाम जगह आप कैसे फिर संभालेंगे इस माहौल को? अब पहले तो आप मस्जिदों के लिए देंगे, फिर मुसलमान भी याचिकाएं देने लगेंगे मंदिरों के लिए, कई चर्च वाले लोग आ जाएंगे। फिर ये अगर इसके अलावा बौद्ध आ गए, अगर बौद्ध वालों ने याचिकाएं लगाना शुरू कर दिया कि मंदिर के नीचे हमारा पुराना मंदिर है, हमारा मठ था वो तोड़ के आपने मंदिर बनाया है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो देश में एक दूसरा माहौल ना बन जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए समय-समय पे मोहन भागवत जी इस तरह के बयान देते हैं। और जैसा कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ज़िक्र किया था कि इनका सेलेक्टेड इरादा है, सेलेक्टेड इनका सोच है, जो आने वाले 20 साल तक जिस पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, वो मथुरा है। तो मथुरा में अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी फसल उगाएगी, वहाँ खाद-पानी डाला जा रहा है और अगले 20 साल, 25 साल जो है 2 दशक, 3 दशक वहाँ राजनीति होगी और वो राजनीति की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो चुकी है, संभल से। और एकाध किसी और अलीगढ़ जाएँ, मेरठ जाएँ, वहाँ होते हुए आप मथुरा पहुँचेंगे, मेरा मानना ये है। और आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान हो सकता है कि मथुरा से शुरुआत हो जाए, तो इस तरह की आशंकाएँ हैं। तो वो जो अपना फ़ॉर्मूला है, वो जो अपना रणनीति है, कहीं वो रणनीति खराब ना हो जाए, कुछ चंद नेताओं के अति उत्साह के चक्कर में, तो इसलिए मोहन भागवत जी चाहते हैं और इसलिए वो बीच-बीच में नसीहतें लोगों को देते रहते हैं और अपने नेताओं को भी वो इसीलिए नसीहत देते हैं कि कंट्रोल में रहिए। तो जी, एक माहौल बनाने के लिए वो बीच-बीच में इस तरह की चीज़ें करते हैं, मैं ये सोचता हूँ। जी। जी। अच्छा, 2 पहलू मुझे दिखते हैं सर। एक तो ये पहलू था जब महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो वहाँ पर फिर ये हुआ कि जो बँटेंगे-कटेंगे योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उस पर जो है संघ प्रमुख की मोहर लगी है और आने वाले समय में बीजेपी इसी एजेंडे को और ज़्यादा धार देगी। फिर अचानक से जब बयान निकल कर आता है, अगला पिछला इसका बयान था, उन्होंने जनसंख्या को लेकर बात की थी। अब जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलिए, सबको समाहित कीजिए और फिर एग्ज़ाम्पल भी उन्होंने कई रखे कि गौ हत्या फिर रोकी, मुस्लिम शासकों ने रोकी, उसका उन्होंने एग्ज़ाम्पल रखा। राम कृष्ण जो उनका ट्रस्ट है, उसमें क्रिसमस भी मनाया जाता है, ये भी बात रखी। तो ये 2 पहलू अलग-अलग हैं।
इसमें से कौन सा इफेक्टिव ज्यादा आपको लगता है कि संघ किस पर अभी काम करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं फिर शोभित वही कहता हूं कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था जी। कि आज के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसके लिए संघ ने, आरएसएस ने उनको तैयार किया था। उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और संघ के बहुत सारे एजेंडे लागू हो गए हैं। संघ जो चाहता था वो हो गया है, लेकिन संघ राजनीति में लंबे समय तक टिका रहना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू। और आगे आने वाले जो मुद्दे हैं, आगे आने वाली जो चीजें, सत्ता कोई भी क्यों छोड़ेगा और क्यों चाहेगा सत्ता छोड़ना। तो सत्ता में देर तक बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके पास एक कट्टरवादी हिंदुत्व का चेहरा रहना चाहिए, और पीछे चेहरे रहे हैं, चाहे वो अडवाणी जी का चेहरा हो, चाहे उसके बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा हो। तो आज जो हिंदूवादी चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद चेहरा जो दिखाई देता है, वो योगी आदित्यनाथ का दिखाई देता है। तो संघ योगी आदित्यनाथ को इस नाते आगे बढ़ाना चाहता है कि वो देश में कट्टरवादी हिंदुत्व का चेहरा बने। और उसके पीछे ही कई सारी चीजें आप इस तरह की देख रहे हैं जो योगी जी की आई हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा जो मैं अक्सर कहता हूं कि वो यही है कि बटोगे तो कटोगे। तो ये कौन बटेंगे, कौन कटेंगे, इसके पीछे क्या संदेश है। तो ये सारी चीजें हैं कि इस तरह के नारे और इस तरह का जो मंदिर का सिस्टम शुरू हुआ है, ये मस्जिद मस्जिद का और उसके नीचे मंदिर ढूंढने का जो चीजें शुरू हुई है, इसका सहारा लेते हुए, इस पटरी पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे की सियासत करना चाहती है। क्योंकि बाकी चीजें तो अभी बची नहीं है। अयोध्या में आपको जितनी सियासी फसल काटनी थी वो आप काट चुके हैं। तो आपको नई जगह की तलाश है, नए मुद्दों की तलाश है, नए चेहरों की तलाश है। तो उसमें कई सारे चेहरे आपके पास हैं, और सबसे मुफीद चेहरा योगी का है। योगी के नाम पे आगे मामला सब बढ़ेगा। और योगी जी अगर तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर उनका सफर दिल्ली की तरफ भी चल सकता है। इस पे भी संघ विचार कर रहा है, क्योंकि संघ अपने घोड़े तैयार रखता है कि अगर जो सेनापति हैं उनके पास कई सारे इस तरह के घोड़े नहीं है, एक घोड़े को अचानक कुछ हो जाए, एक घोड़ा फेल हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। और ये भी आपको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद का उस तरह का तो नहीं है कि एक व्यक्ति है वो डिसीजन ले लेंगे। तमाम जितनी अगर सियासी दल आप देखते हैं, बड़े छोटे, सब में ये है कि एक परिवार है और उस परिवार के सदस्य जो फैसला ले लेते हैं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं होगा ना। कोई सोच सकता था कि मोदी जी एकाएक इतने बड़े नेता बन जाएंगे, सारी पार्टी को संभाल लेंगे, देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? 2010 से पहले अगर कोई सोच रहा हो तो आप बताइए। तो जी। इसलिए क्या है कि यहाँ कल को कौन मजबूत हो जाएगा, योगी जी मजबूत रह पाएंगे या फडणवीस इनसे आगे निकल जाएंगे, या वसुंधरा आगे आ जाएंगी, या शिवराज चौहान कोई करिश्मा कर देंगे, ये सब देखने वाली बातें हैं। फिर सबके अपने अपने हिसाब किताब है। अब शिवराज जी का सॉफ्ट चेहरा है, उनका बहुत कट्टर चेहरा नहीं है। गडकरी के साथ एक लॉबी है। गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो लंबे नहीं चल सकते हैं। तो तमाम जो उधेड़ बुन है, तमाम जो जी। सोचना है, तमाम जो चीजें हैं, वो भी संघ सोच के करता है कि कौन लंबा चल सकता है। तो संघ की नजर में दो नेता आज की डेट में मुझे ऐसे दिखाई देते हैं जो आने वाले 20 सालों में बहुत अच्छी राजनीति कर सकते हैं। तो उसमें आदित्य योगीनाथ और महाराष्ट्र में फडणवीस है। इसीलिए फडणवीस को मुख्यमंत्री बना के वहां मजबूत किया गया है। दोनों बड़े स्टेट हैं, वो आर्थिक राजधानी है और ये सियासी राजधानी है यूपी। तो दोनों मजबूत जगह आज भारतीय जनता पार्टी और संघ का वर्चस्व है, उसको वो बढ़ा के आगे लेके जाना चाहता है, ताकि आने वाले समय में दिल्ली पे राज किया जा सके। मोहरे अपने मजबूत होंगे, अपने घोड़े मजबूत होंगे, तभी आप सेंट्रल में कंट्रोल कर पाएंगे। उस रणनीति पर संघ चल रहा है। और तमाम ये बयानात हो, तमाम कोई किस्से कहानियां हो, तमाम पार्लियामेंट में भाषणबाजी हो, वो सब उसी ताने बाने को बुनने के लिए, उसके आसपास रहने के लिए इस तरह के भाषण दिए जाते हैं। और उन्हीं में से एक भाषण मैं मोहन भागवत जी का मानता हूं। जी। जी। एक सवाल मेरा इस संदर्भ से थोड़ा-सा अलग है कि बीजेपी को आप वर्तमान में जो इस वक़्त सियासत चल रही है, इसमें आप कहाँ पाते हैं? क्या वो अपने ही जाल में फँसती जा रही है या फिर बीजेपी का कोई ये नया एक्सपेरिमेंट है?
तमाम तरह के कयास लग रहे हैं क्योंकि लगातार कई मुद्दों पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महंगाई, भ्रष्टाचार हो, या कह सकते हैं कि मणिपुर की घटना हो, और इसके बाद में ये जो संभल घटना हुई, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हमला बोल रहा है। और फिर ताजा बयान जो अमित शाह का, आपको लगता है कि बीजेपी अब वही बीजेपी है जो कभी रहा करती थी, या बीजेपी आपकी नजर में कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने मणिपुर है और किसानों का मामला है। अब आज आप ये देखिए कि संसद भवन के अंदर उनका कहना है कि एक सांसद को धक्का दे दिया राहुल गांधी ने और उनके सिर में चोट लग गई, और तुरंत वहां पे शिवराज चौहान जो है उनका हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए, जो देश के कृषि मंत्री है। एक किसान नेता है जो लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है और वो आमरण अनशन पे हैं, उनसे बात फोन तक पे बात करने के लिए शिवराज चौहान के पास टाइम नहीं है। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार किसानों के बारे में, किसी एक बड़े वर्ग के बारे में क्या विचार करती है। तो ये चीजें आने वाले टाइम में खत्म होती जा रही हैं कि जो किसान वर्ग है, चाहे आप कितना भी कहें, किसान वर्ग नाराज है। अब आप किस हथकंडे से चुनाव जीत रहे हैं और किस हथकंडे से आप किसानों को मोह लेते हैं, वो भी सबको पता लग गया है कि आप वहां पे भी बंटवारा कर देते हैं, किसानों में भी आप जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा कर देते हैं, और आप जो है अपने हितों को साध लेते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। दूसरी चीज क्या है, आप देखिए मणिपुर पे सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन आज तक नहीं लिया। तो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है, करती क्या है। आप देखिए कि इतना बड़ा आंदोलन यूपी में इलाहाबाद में हुआ युवाओं का, नौकरियों को लेके कुछ खास कुछ नहीं हुआ। एनटीए को घेरने का लोगों ने पूरा प्रयास किया, थोड़ा सा हो हल्ला हुआ, एनटीए के चीफ को हटा दिया, एक कमेटी बना दी, बात खत्म हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा कुछ लोगों को देख नहीं रही थी। लेकिन ये जो पिछले 2 मुद्दे आए हैं, जो मैंने बताया आपको, संबल वाला मुद्दे पे, जो खाली मुस्लिम ही नहीं, जो समाज के दूसरे लोग भी वो ये हैं कि ये बात का बतंगड़ बना के और समाज को बिखेरना चाहते हैं। इससे देखिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, और दोनों तरफ का नुकसान होता है। हम जैसे लोग मुजफ्फरनगर का दंगा देख चुके हैं, उसमें मुस्लिम समाज का जितना नुकसान हुआ हुआ, उसमें हिंदुओं का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई उसमें। जो उस समय युवा थे, जो आवेश में आके जिन्होंने आगे बढ़ गए और दंगे में हिस्सा लिया, वो सब जेल में हैं। किसी की बेल हो भी गई है, मुकदमे चल रहे हैं। किसी के जॉब की चिट्ठी आई हुई थी, सरकारी जॉब उसका लग गया था, चिट्ठी आई हुई थी और वो धरने में पकड़ा गया, जेल चला गया, तो खत्म हो गया उसका कैरियर। शादी नहीं हुई लोगों की, तो वो उस दंश को आज तक झेल रहे हैं। वो समझते हैं कि दंगे कितना बड़ा नुकसान दोनों वर्गों का करके जाते हैं, खाली इससे एक वर्ग प्रभावित नहीं होता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े वर्ग को जो नाराज किया है अमित शाह के भाषण के माध्यम से, इससे पार्टी में, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, इससे पार्टी में अमित शाह भी बैकफुट पे आ गए हैं। पूरी पार्टी इनसे सहमत नहीं है, और ये पहला एक मौका जो है भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को दे दिया है, जिसपो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक देश एक चुनाव लोकसभा में लेके आई, और वो मंडे को होना था, और मायावती जी ने एक दिन पहले ही समर्थन दे दिया। मायावती जी देखिए कितनी उतावली रहती थी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए। और अंबेडकर जी के मामले में मायावती जी ने क्या किया कि चुप बैठी थी, और एकाएक जब उनको लगा कि कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है, दूसरे दलों ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है, तो एकाएक कल शाम को उन्होंने बयान दे दिया कि अगर अंबेडकर जी के मामले पर माफी नहीं अमित शाह जी मांगते हैं, तो वो जो है पूरे देश में आंदोलन करेंगे। आप क्या आंदोलन करोगे? आप तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये सबको पता लग गया है। तो अब ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है, और लोगों में एक मैसेज चला गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंबेडकर का अपमान कर रही है, तो इस पर दलित जो है थोड़े से खिन्न है। भारतीय जनता पार्टी उस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है।
जब ये कहते हैं कि बयान के एक हिस्से को काट के दिखा दिया है, तो फिर लोग तमाम एग्जाम्पल देते हैं कि दूसरे लोगों ने भी। और राहुल गांधी ने कहा था कि इधर से आलू डालो और उधर सोना निकालो, तो इस क्लिप का क्या मतलब था? उनका भी पूरा जी भाषण सुनो। उन्होंने कहा था ये मोदी जी का ही भाषण है, वो तो खाली एग्जाम्पल बता रहे। तो जी जो इनका हथियार था ये क्लिप वाला, और भाषण को इतना काट के चलाने के लिए, राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए, दूसरे नेताओं को जो है खत्म करने के लिए जो इनका हथियार था सोशल मीडिया का, तो इस सोशल मीडिया के हथियार की गिरफ्त में ही आज भारतीय जनता पार्टी आ गई है। और उसके पहले शिकार अमित शाह बन गए हैं आज, इसलिए वो जी पार्टी के भी बैकफुट पे हैं, सरकार के भी बैकफुट पे हैं, संघ के भी बैकफुट पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस सोशल मीडिया ने दे दिया है। जी। जी बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो ये है कि विचारधाराओं पर भी बहुत ज्यादा मंथन हो रहा है। देखिए, अमित शाह के बयान के बाद में जो सहयोगी दल है, अब उनका भी, उनके ऊपर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल साहब चिट्ठी लिख रहे हैं कि स्टैंड क्लियर करिए। उनके सामने भी करो या मरो की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इधर तो योगी आदित्यनाथ जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की भी रेस समझ में आ रही है कि ठीक है, कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा? बीजेपी के अंदर ही ये प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, ऐसा कुछ भी लग रहा है क्या? देखिए, इसमें अगर आप देखें तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चुनाव खाली इस इशू पर नहीं होगा, और चुनाव तक परिस्थितियां बदल जाएंगी। जी चुनाव तक लोग भूल जाएंगे। कोई नया मुद्दा आ जाए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मुद्दा दे देगी, इतना बड़ा मुद्दा दे देगी कि लोग भूल जाएंगे। अब आप मजाक देखिए, पार्लियामेंट में अडानी के मुद्दे पे पार्लियामेंट नहीं चल रही है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे कौन से बन गए? संभल बहुत बड़ा जी मुद्दा बन गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है ये अंबेडकर जी का मुद्दा बन गया। तो वो अडानी वन जी का नेशन। मुद्दा कहाँ गया? जी वन नेशन वन आ गया तो फिर ये मुद्दे कहाँ चले गए? तो कल को ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पैदा करके जनता को दे देगी और जनता उसमें उलझ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर है। आज आप देखो ना कि सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? अडानी जी को वकील बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार। अडानी जी की अमेरिका ने आपके खिलाफ वारंट जारी किया है, और जब आपसे सवाल पूछा जाता है सदन में, तो आप उसको छोड़ के बाकी चीजों पर बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि, और अब आप कोई नाम ले रहे हैं क्या? क्या आप डिबेट कर रहे हैं क्या अडानी के मुद्दे पे? कोई चैनल कर रहा है, बिल्कुल कोई अखबार लिख रहा है? तो इन्होंने बिल्कुल मुद्दा ही लेकिन खत्म कर दिया। तो ये मुद्दा खत्म करने के माहिर लोग हैं। अब ये नया मुद्दा क्या लाएंगे, ये अंबेडकर जी का मुद्दा कितने दिन चलेगा, ये भी हमें देखना होगा। जी तो एक इसलिए स... क्या है कि इसको लंबा खींचेगा नहीं खींचेगा, ये भी देखना पड़ेगा। जी। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कुछ खबरों को मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये आ रहा है कि अब जो विपक्षी खेमा इंप्रेस हो गया है कि उनके इसी बयान को धार बनाएगा। मतलब उनके इसी बयान को, इसी जो उन्होंने कहा है, अब विपक्षी खेमा इस पर फॉलो करता हुआ नजर आएगा। क्या ऐसी रणनीति अगर बीजेपी विपक्ष अपनाता है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा, या सिर्फ ये कोरा पन्ना ही साबित हो जाएगा? क्या लगता है आपको? सोवित, शुरू में आपकी आवाज कट गई थी, शायद नेट की प्रॉब्लम है, आप अपना सवाल दोहराएं। जी, मैं ये पूछ रहा था कि मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था, उसमें ये खबरें जो है ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही हैं कि जो मोहन संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान है, जो उन्होंने दिया पुणे में, अब उस बयान को, मंदिर मस्जिद वाले बयान को, उसको विपक्षी खेमा, खासकर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता अब इसको धार बनाएँगे और बीजेपी के सामने जो है वो कदम टाल करेंगे, जिससे बीजेपी अपने पाले घिर जाए। आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये कमाल विपक्ष, ये बयान जो है वो विपक्षी खेमे को उतना फायदा पहुंचा पाएगा जितना कि वो उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया ना, जहां लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई है, भारतीय जनता पार्टी गिर गई है, तो जी उसको एक, इसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। जी जैसे हम लोग गांव में थे बचपन में भी, अगर हम देखें कि अगर किसी थोड़ा मजबूत आदमी ने, एक मजबूत आदमी है, दूसरा थोड़ा सा हल्का आदमी है, तो हमारे बेटे ने उसके बेटे को पीट दिया, कुछ झगड़ा करके घर में आ गया वो, और वो बड़ा विरोध कर रहे हैं कि फलाने के बेटे ने पीट दिया, ये है, हो हल्ला बाहर चल रहा है, और लड़का घर में आ गया है। तो हम उसको डांटते, अंदर उसको बोल दिया कि हम तुम्हें बहुत डांटेंगे सबके सामने, है ना? तो बाहर हम उसको जी बड़ा डांट फटकार रहे हैं, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बाहर जाके बोलते हैं भाई नहीं,
ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो पीट पाट के आ गया, वो तो काम जो होना था वो तो हो गया, अब तो कुछ जी होगा नहीं। तो अब तो खाली जी डैमेज कंट्रोल हमें करना है कि मामला ज्यादा आगे हम्म, ना बढ़े। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो फिर वो बाहर जितने लोग खड़े हैं जब हमारी बात सुनेंगे वो, कि यार देखो इनके पिताजी ही लड़के का विरोध कर रहे हैं, और क्या चाहिए, इसको जी मारोगे, बात खत्म होगी भाई, चलिए फैसला करिए। तो इसमें क्या होगा कि समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। समाजवादी कहेगी कि इनका तो संचालक ने ही कह दिया, जी ये कह देंगे वो भाई देखिए ये ढूंढ रहे थे मना कर दिया, तो मामला ठंडा हो जाएगा। जितना उस पर हो हल्ला है, जितना काम मिल गया था समाजवादी पार्टी को, वो काम खत्म कर दिया मोहन भागवत ने। भाई जो एजेंडा जी आपको मिला था वो तो खत्म कर दिया ना उन्होंने। जब देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर देती है और मोहन भागवत संघ के जो प्रमुख है वो उसको ठंडा कर देते हैं, तो समाजवादी क्या करेगी उसमें। तो समाजवादी पार्टी के पास तो करने को मिला ही नहीं है कुछ। या तो समाजवादी पार्टी दोनों को एक्सपोज करे, चीजें हम्म, दिखाए। देखिए मैं समाजवादी पार्टी ठीक है कर रही है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से एग्री होके एग्रेसिव होके उसको सड़कों पे आना चाहिए, मुद्दों को उठाना चाहिए, वो उस प्रकार से उठा नहीं पा रहे। और अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि 37 सीटें लोकसभा की जो उनकी उत्तर प्रदेश में आ गई हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल है। आपको जी 37 सीटें आ गई हैं, लेकिन क्या सस्टेन कर पाएंगे आप 2027 में। जी आप ये सोचिए कि बाई इलेक्शन में जहां पे समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी, वहां पे 2 हासिल कर पाई वो बड़ी मुश्किल से। अब ये छोड़ दीजिए आपके भाई उनकी सत्ता है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो तो बाद में भी करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि संविधान आप बचाने की बात करते हैं, चुनाव खत्म, आपका समाजवादी का भी तो संविधान बच गया ना। अब आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी कहीं विरोध कर रही हो कि भाई जी संविधान बचाना है, वोटिंग में बड़ी गड़बड़ी हुई है, हम ये धरना कर रहे हैं, कहीं विरोध हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कितना कर पाएगी। इसलिए क्या है कि जो मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, वो मजबूत, जो उनकी आवाज मजबूती से रख सके, मजबूती से उठा सके, वो भी भ्रमित है। तो वो भी बड़ी मात्रा में, मुस्लिम समाज भी बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ जा सकता है, इसकी भी आशंका है। और जी मायावती का भी जो वोटर है वो भी आज अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है इसको लेके, और कांग्रेस जी इतनी जल्दी छोड़ेगी नहीं अंबेडकर के मुद्दे को। तो जी इस मामले पे अगर 2 बड़े वर्ग कांग्रेस के साथ चले गए, तो आप समझिए कि सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी और बाकी जो छोटे दल है वही निपट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो जो होगा होगा, बाकी लोग निपट जाएंगे। और दूसरा क्या जी होगा कि आज जो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पिछड़ा और दलित है, जो मायावती को, अगर हम यूपी का उदाहरण लें, तो मायावती को छोड़ के सारा पिछड़ा और दलित जो है वो भाजपा में चला गया था, और संविधान के मुद्दे पे वो उसके साथ चला गया, समाजवादी पार्टी के जहां जो भी ऑप्शन उसको मिला वो चला गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के से अगर अलग होता है बड़ी तादाद में वोटर, तो वो किसके साथ जाएगा ये भी देखना है। तो समाजवादी पार्टी कितना एग्रेसिव होकर धरना प्रदर्शन करती है, भाजपा का कितना विरोध कर पाती है, कहां तक चीज को लेकर जाती है, ये भी देखना हो। वो जी स्पार्क समाजवादी पार्टी के नेताओं में और उनके लोगों में है क्या, क्या वो मुस्लिम समाज को अपने साथ बांधे रखें। आप बीच बीच में आप देखेंगे मुस्लिम समाज में भी बीच बीच में ये होता है कि समाजवादी पार्टी हमारे हितों की रक्षा उस तरह से नहीं कर पा रही है जितनी हमें आशा थी, और उनके जी नेता भी बीच बीच में बयान देते हैं। तो यहाँ शंका होती है कि मुस्लिम समाज कितना समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या कांग्रेस में जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा मुफीद उनको लगता है। और ये मैं बार बार जी कहता हूं कि जहां कांग्रेस आज बिल्कुल नफ्ते में चली गई है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी कुछ बढ़त हासिल कर सकती है आने वाले चुनाव में। और जिस जी प्रकार से हम देखते थे कि प्रियंका गांधी इतना नहीं कर पा रही थी, प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से आएंगी, तो मैं कांग्रेस का भविष्य देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में दोबारा, कि कांग्रेस कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। जी। जी मेरा एक अंतिम सवाल है छोटा सा आपसे कि जो राजनीति है, जो संघ प्रमुख का बयान है
और जो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की राजनीति इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं यूपी के अंदर और देश के अंदर, आपको क्या प्रभावी लग रहा है? वो बटेंगे कटेंगे की राजनीति कर रहे हैं, वापस से मंच पर दोहराते हैं, कई बार कहते हैं कि ठीक है, अगर बटेंगे तो आप कटेंगे ही। और एक तरफ संघ प्रमुख का ये बयान कि सबको साथ लेकर चलिए, और कई एग्जाम्पल वो सेट करते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी और संघ क्या पॉलिसी अपना रहा है और किसको प्रभावी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, किस समीकरण को? देखिए शोभित, अगर आप देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि संघ योगी जी को तैयार कर रहा है एक मजबूत हिंदुत्ववादी चेहरे के लिए। जी अगर आप पिछले जहां जिन स्टेट में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां पे योगी जी की भारी डिमांड थी। जी और खबरें ये भी हैं कि मोदी जी को नहीं चाहता था कोई भी कि हमारे यहाँ चुनाव प्रचार करने आए, अमित शाह जी हमारे यहाँ चुनाव प्रचार करने आए, ऐसा कोई नहीं चाहता था। और कम रैलियां हुई हैं इस बार अमित शाह की और प्रधानमंत्री की, अगर आप इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करें। जी और योगी जी की जितनी रैलियां रखी गई थी उसकी डबल हुई। और हालांकि दिल्ली नेतृत्व में, चाहे वो अमित शाह हो चाहे मोदी हो, कोशिश की गई कि योगी की रैलियां कम हों, उसके बावजूद बहुत ज्यादा डिमांड योगी की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संघ के नेता ये मान चुके हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे मजबूत और मुखर होकर बोलने वाला जो हिंदुत्ववादी चेहरा है वो सिर्फ आदित्य योगीनाथ है। तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ योगी को हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में ऊपर बढ़ाएगा, ताकि आने वाले टाइम में उनके चेहरे, इस चेहरे का फायदा भारतीय जनता पार्टी ले सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कट्टरवादी हिंदू समर्थक पार्टी मानी जाती है। और अगर वहां पे हिंदुत्व की बात ही नहीं करेंगे, कट्टरवाद की बात ही नहीं करेंगे, तो काहे की भारतीय जनता पार्टी। जी तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना मुद्दा रखना ही पड़ेगा। और उस मुद्दे के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी उनके लिए मुफीद हैं, इसलिए वो इनको बढ़ाएंगे। और उसी के लिए नई चीजें भी आएंगी। अभी जो बटोगे कटोगे नारा बड़ा लंबा चलेगा ये, और इसको खूब भुनाएंगे आने वाले चुनाव। और बाकी चीजें जो मैं आपको जिक्र किया है, चाहे वो मथुरा का हो चाहे बाकी हो, वो भी मुद्दे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी राजनीति करेगी। और ये ऐसे मुद्दे हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। अयोध्या में खत्म हो गया तो मथुरा में चलेगा, मथुरा में कल को खत्म हो जाए कहीं उज्जैन में, बाकी जगह में चल जाएगा। तो ये मुद्दे खत्म होने वाले नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अपना कीमती समय देने के लिए केपी मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि तमाम अटकलें लगती हुई नजर आ रही थी, और संघ प्रमुख का बयान वो भी सुर्खियों में है, क्योंकि विपक्षी खेमा इस बयान को लेकर जो है तारीफें करता हुआ नजर आ रहा है। वो ये एक आईने की तरह से प्रस्तुत कर रहा है कि ये देखिए, संघ प्रमुख का मानना ये है, जो आप राजनीति कर रहे हैं या आप जो दिखाना चाह रहे हैं, संघ प्रमुख ही इस बात को निग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंदिर मस्जिद को लेकर जो बयान दिया, विपक्ष से जुड़े हुए तमाम राजनेता उनकी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ लगातार संघ प्रमुख ने का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबको साथ लेकर चलिए, सबका विकास, ये नारा भी कहीं, इस नारे पर भी बीजेपी काम कर रही थी इससे पहले। उनका कहीं ना कहीं मैसेज यही था कि ठीक है, मंदिर मस्जिद करके कुछ हिंदुत्ववादी नेता, कुछ नेता बनना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी का सम्मान होना चाहिए देश के अंदर, और सभी एक समान है। लेकिन लगातार बटेंगे तो कटेंगे का नारा और इस तरह के तमाम बयान जिस पर बीजेपी नेता काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बयान जो संघ प्रमुख का था उसको नसीहत के तौर पर कुछ लोग मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये समीकरण है जिस पर आगे बीजेपी काम करती हुई नजर आएगी। फिलहाल तस्वीरें क्या होंगी, समय समय पर इस पर हम जो है आपके सामने प्रमुखता से बात करते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।